फिर उसके बाद की बात है ना। परिवार की मैं बताऊं, आप कोई परिवार देख लो, ये नहीं है कि पैराशूट से आए हम भी मेहनत करते हैं जी, लोगों में जाते हैं। हमारा भी एक लोगों में वो है कि हम हर जगह जाते हैं, लोग मान सम्मान करते हैं। हर गांव में 10-10, 15-15 घरों को हम भाई ने बार जमुना पार, और वही लोग उस बीजेपी की गोद में बैठ के, और वो एक किसानों के नाम से बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये काट की हंडी चढ़ जाती है कई बार, तो वो ये काट की हंडी चढ़ गई। ये उदाहरण है अपने सामने बने ना। तो मुझे बतौर पुलिस में भर्ती करके मुझे उन्होंने अपना PSO पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रखा था। तो मैंने उनके साथ CM उप प्रधानमंत्री होते हुए मैंने करीब 5.5 साल बिल्कुल उनके साथ ही रहा। कोई उनसे मैं इतना बताया आपको, और चलो आप पूछो जो पूछना। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज तो ये है कि भी प्रेस के साथियों से तो बहुत मिलना बहुत ज़रूरी है, और इस बहाने से आपसे भी हमारी बातचीत भी होगी, मुलाकात भी होगी, एक जान पहचान भी होती है। तो कहते हैं मीडिया के बिना हर चीज़ अधूरी है। आप वो चौथा स्तंभ हो, पिलर हो, इसलिए आप हमारी कोई आवाज़ है तो उसको बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हो, लाखों करोड़ों लोगों में बात जाती है। विधानसभा सेशन चल रहा है, उसमें मीडिया की एंट्री नहीं है, क्या कहेंगे? क्या जी? विधानसभा सेशन चल रहा है, हाँ, उसमें मीडिया की एंट्री पर बैन किया हुआ है। देखो ये बीजेपी की सरकार है, ये पता नहीं क्या किस पर बैन लगा दे, किसको कोई नया कानून बना दे, इनका कोई पता ही नहीं चलता। ये इस प्रदेश का और इस देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री, खट्टर जैसा चीफ मिनिस्टर, और इनकी कैबिनेट मिली है, सारे चोर है, इकट्ठे हैं। तो पत्रकार जाएंगे तो पत्रकार तो इनकी असलियत छापेंगे, इसलिए इन्होंने बैन कर दिया। हालांकि ये प्रेस की गैदरी को तो प्रथम स्थान मिलता है हर जगह, ताकि वो विधानसभा की कार्रवाई को लोगों तक पहुंचाए। और दूसरा, मैं यहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में बताऊं। मैं लगभग फतेहाबाद के इलाके, गांव में, रतिया, टवाणा, यहाँ भी गया हूँ। तो मैंने कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, आज पहली बार ये आपसे रूबरू हुए हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रकोप है जी चिट्टे का। चिट्टा कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सब जगह खराब है। हर डिस्ट्रिक्ट में 250 पुलिस कर्मचारियों को और 1 DSP को, 3 इंस्पेक्टर, 12 सब इंस्पेक्टर स्टैंड बाई ड्यूटी रखे जाते हैं पुलिस लाइन में। वो इसलिए रखे जाते हैं कि कहीं कोई MLA आए, मंत्री आए, उसका कोई घराव ना कर ले। वो एक रिजर्व फोर्स बना के बैठे हैं। अगर वही फोर्स एक MLA के लिए, एक मंत्री के लिए, कोई MP आए कि उनका घेराव ना कर लिए, वो बांध के रखी हुई फोर्स है। अगर 250 पुलिस कर्मचारी आम लोगों की तो थानों में भेजे, ताकि वो 250 पुलिसकर्मी पब्लिक के प्रति ड्यूटी करे, ताकि जहाँ कहीं क्राइम है, चिट्टा है, स्मैक है, सट्टा दड़ा, ये सब फतेहाबाद में जितना फल फूल रहा है इतना और कहीं नहीं है। बहुत बेड़ा ही गर्क कर दिया इस सरकार ने की बात है। तो आप पिछले ये एजिटेशन, जिस दिन ये कानून आए थे उसके बाद में इसके खिलाफ लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया, और सरकार को कहा है कि ये कानून हमें चाहिए नहीं, आप ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो। तो ये किसान को मारने वाला कानून है। और मैं भी 19 दिन टीकरी बॉर्डर पर टेंटों में रह के आया हूँ, और आपके रतिया हल्के का, फतेहाबाद का, वहाँ लंगर चलता था, तो मैंने वहाँ का भी लंगर खाया है, उनके पास भी टाइम व्यतीत किया है। तो लोगों में पूरा जज्बा है, और किसान इस बिल को
किसी भी सूरत में नहीं चाहते। ये वापस होने चाहिए, जिसमें अब तक करीब 600 के करीब किसान अब तक शहीद का दर्जा मैं तो मानूंगा भी वो शहीद हुए हैं। आज तक पार्लियामेंट के अंदर उनके लिए 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया। गुलाब नबी आज़ाद राज्यसभा में करीब 35 साल से वो राज्यसभा के मेंबर चले आ रहे थे। तो जब उनकी रिटायरमेंट की थी, उस दिन देश का प्रधानमंत्री रोता है कि मुझे दुख है आज गुलाब नबी आज़ाद रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है भी ऐसे लोगों को रिटायर नहीं होने देंगे। तो वो एक आदमी के लिए रोता है, वो जिंदा है और उसकी एक राज्यसभा की सीट उसको कांग्रेस नहीं देती, उसको डिसीडेंट या बाकी के रूप में उस पर विश्वास नहीं करती कांग्रेस। वहाँ तो वो रोता है। देश के 600 किसान पार्लियामेंट से दूर बैठे हैं, वो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे 600 किसान है। सब पार्टियों ने मांग करी भी इनके लिए भी 2 मिनट का मौन रखा जाए, ये भी हमारे देश के लोग हैं। तो ये मतलब नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, वो एक आप उसको अलग नज़रिए से देखो। हर लोग सरकार के खिलाफ करते हैं। ये तो इतने बेशर्म लोग हैं, बीजेपी के अर्धनंगन हो गए, मांगे करते थे। ये धनखड़ अनिल विज कुर्ते उतार के इन्होंने काफ़ी, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सेंटर में मोदी की और भाजपा की, तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पता नहीं कौन से बस्ते में डाल रखी है। और देखो देश का दुर्भाग्य, इतनी महंगाई बढ़ गई। आप आज के दिन अगर देखो तो आपका हमारे घरों का जो पहले 15,000 में घर चलता था महीने का, आज वो लाख रुपए का बजट बन गया है। बच्चे भी पढ़ाने हैं, घर की रसोई भी चलानी है, माँ बाप की सेवा भी करनी है, ब्याह शादियाँ भी करनी पड़ती है। तो आज जमींदार का कर लो चाहे आम आदमी, कोई वर्ग इससे छूता नहीं महंगाई की मार से। मनोहर लाल खट्टर और ये लोग कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं। ये तो शादीशुदा लोग है ही नहीं, ये तो छड़े हैं, इनको क्या महंगाई का पता। महंगाई का पता तो आप जैसे हमारे लोगों को पता है, हम शादीशुदा लोग, हमें पता है कि घर में बच्चे सर्दियों के कपड़े भी मांगते हैं, गर्मियों के भी मांगते हैं। माँ बहन बेटी के बात में छुच्छक में कहीं न कहीं उसके जाते हैं तो वहाँ बहन बेटी को भी 10 रुपये देने पड़ते हैं। इनके तो आगे नहीं पीछे, ये किसको क्या दे, ये तो चोर है। इनको ना सामाजिक रिश्तों का पता, ना इनको व्यवहारिक कोई पता, ना ये ज़मीनी लोग थे। ये बाई डिफ़ॉल्ट इस देश का प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ये लोग सड़क से न होकर बाया नागपुर होके आए लोग हैं। आपके नज़रिए में जो गरीब कल्याण योजना चलाई है जन योजना, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सही है या गलत? ये इतनी गलत है कि इसमें जो दाने और वो चीज़ देनी है उसका रेट तो कोई 94 रुपये है, और जो इनका वो बैग है वो 140 रुपये का है। तो ये तो पब्लिसिटी कर रहे हैं अपनी। आप जो चीज़ किसी को दे रहे हो गरीब को, उसमें आधे से ज़्यादा तो आप खुद का सरकार का बजट हो गया। जो बजट आपने एक रखा है भी, हमने प्रधानमंत्री ने कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए हम गरीबों को मुफ्त अनाज देंगे, तो उसमें इन्होंने 12,000 करोड़ तो इसमें बैग में लगा दिए। और 8 पहुँचेंगे ना पहुँचेंगे, क्योंकि ये तो चोर है सारे, इनका तो कमीशन है। 2म दर्जे का मध्य प्रदेश में अनाज बांटा, लोगों ने लेने से मना कर दिया। और कितना दुर्भाग्य है, हर आदमी को प्रोटेस्ट है। तो वो बैग जिन लोगों को दिया था उन लोगों ने बैग जलाए हैं। क्या चल गई घटना, एक लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है। उसने गोदाम में आग नहीं लगाई थी, बल्कि जब उसको बैग दिया तो उसने लेके उसमें देखा तो दूसरी जो कैटल फीड होती है, जो पशुओं के लिए लास्ट में कण की कैटेगरी बनाई जाती है, 1 नंबर होती है, वो तो बाहर दूसरे कंट्री में हमारे देते हैं। दूसरे की इंसान खाता है इंडिया का। तीसरे और चौथे दर्जे की क्वालिटी होती है, वो पशुओं के फीड में काम आती है। ये फीड वाला उन्होंने आम लोगों को दिया है, तो लोग इनका बैग जला रहे और जो इन्होंने कणक वगैरह दी है उसको लोग पशु पक्षियों में बांट रहे हैं, वो लेने की काबिल ही नहीं है। ये भी एक स्कैंडल है। कोरोना काल में इतना
घोटाला हुआ है, ये भी एक कोरोना भी घोटाला है। जैसे बोफोर से घोटाला था, कोरोना भी एक घोटाला है कि इसमें सबसे किसी वर्ल्ड में एक हर देश का कानून और संविधान है। खाड़ी में अफ्रीकी देशों में चला जाओ, वहाँ 52 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में इमरजेंसी अलर्ट कर देते हैं। वो देश में आपदा विपदा आ जाए तो इमरजेंसी हो जाती है। हमारे देश में कोरोना काल में इमरजेंसी से भी बुरे हालात थे, लेकिन इन्होंने ना तो लोगों को ऑक्सीजन दी। बीइंग ह्यूमन, मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी है। एक गरीब आदमी है, उसने भी मेडिकल स्टोर से लेनी है। लोग दवाइयों के अभाव में मरे कोरोना के अंदर, और विदाउट ऑक्सीजन के मरे। और विधानसभा में ये कहते हैं कि भी ऑक्सीजन से, बिना ऑक्सीजन के किसी की डेथ ही नहीं हुई। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने तो चांदी कुटी अब की बार। जो बेड सामान्य 1200 का था, 5-5 हज़ार रुपये में वो बेड दिए। डीसी को ऊपर से आदेश था भी आपने इस हॉस्पिटल को मान्यता देनी है, भी यहाँ कोविड का इलाज हो सकता है। वो 5 स्टार में तब्दील थे हॉस्पिटल। जो रेट मांगा वो मिला उनको, और जो इंजेक्शन थे मरीजों को देने थे वो लाखों रुपए में मिले। 50,000 में, 60 में, लाखों तक रेट पहुंच गया था। तो इसमें टोटल सरकार फेलियर थी। जब ये अपने लोगों को ही बचाने में ध्यान नहीं दे रहे, तो इससे माड़ी और क्या हालत होगी देश की। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीज़ है कि ये फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन फ्री होने से देश तरक्की करता है। सेकंड वर्ल्ड वार में बताऊं, इंग्लैंड, जर्मनी ये तबाह हो गए थे। जब पार्लियामेंट में उनका बजट बना तो उन्होंने एजुकेशन का बजट, वहाँ के मिनिस्टर ने कहा भी मैं इतना ही रखूँगा, तो उन्होंने कहा देश तो तबाह हो गया। बोले ये देश तबाह हो गया होगा बेशक, इसका पुनर्निर्माण ही ये बच्चे करेंगे जो आज हम इनको पढ़ाएंगे। उन्होंने डिफेंस का बजट कम कर दिया, सब चीज़ों का बजट कम करके एजुकेशन और हेल्थ का बजट बढ़ाया। हालांकि वो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे उस टाइम। तो इन्होंने कोई हेल्थ के बारे में कोई मास्टर प्लान नहीं है, इनका कोई सोच नहीं है। एम्स का सबसे बड़ा डायरेक्टर है मिस्टर गुलेरिया, उन्होंने कह दिया था कि भी दूसरी महामारी बड़ी नज़दीक है। इन्होंने सिर्फ धर्म और जात पात के नाम पर कुंभ का स्नान कराया, स्पेशल ट्रेनें चलाई। बंगाल से इन्होंने 46 ट्रेनें डेली अप डाउन, ताकि वहाँ के लोगों में हिंदुज़म आए, और उसको 1 महीने चलाया। वो कोरोना में कुंभ का इनको पहले ही सरकार को वार्निंग कर दी थी भी अब की बार जो दूसरी जो लहर आएगी वो बड़ी खतरनाक होगी। इनकी वजह से अब इन्होंने कावड़ पे प्रतिबंध लगा दिया। तीसरी लहर की डर से भी कावड़िया वो जो यात्रा जाते हैं उस पर बैन करो, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है ही नहीं, उस टाइम इन्होंने बैन नहीं किया। तो वो बैन ना करने की बजाय तो वहाँ करोड़ों हिंदू गए, सब जगह उन्होंने एक दूसरे को, वो श्रद्धालु थे, उनको क्या पता था भाई हम कोरोना लेके आए साहब। वो पाप तो बेचारे वहाँ धोखे नहीं आए, घरों में वो एक मौत ले आए। वो इनकी वजह से फिर स्टेटों के इलेक्शन करा दिए इन्होंने। तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, और आपका केरला का है। उस 2 स्टेटें छोटी थी, 5 स्टेटों के इलेक्शन कराए। यूपी में कोरोना काल में इन्होंने पंचायत इलेक्शन करवा दिए। तो ये सब इनकी फेलियर, कोई प्रशासनिक इनको कोई तजुर्बा नहीं है। और उसमें भी उसकी आड़ में इन्होंने पता नहीं कितना इस देश का सीक्रेट बजट होता है वो भी ये खा गए। और आज ये लोग गांव में, कितना दुर्भाग्य है कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो, उस जो उग्रवाद ग्रस्त इलाका हो, जैसे श्रीनगर में किसी ने जाना है तो वहाँ चीफ मिनिस्टर जाए, गवर्नर जाए, मिनिस्टर जाए, तो उसको बतौर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि आप सुरक्षा कारणों से हम आपको परमिशन नहीं देंगे। वो सीक्रेटली उनको कह देते हैं, उसको ओपन नहीं करते। तो कहते हैं ना, सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया, मुख्यमंत्री का हो गया। और वो
चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर लेके आते हैं और उनका हेलीकॉप्टर जनता नहीं उतरने देती है, तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो। और इतने इन्होंने पर्चे करीब हरियाणा के अंदर, अभी ये ओपन नहीं कर रहे, 1 लाख लोगों पर मुकदमे दर्ज है। कोई कहीं धरने पर बैठे हैं, सिरसा में बैठे थे धरने के लिए लोग, वहाँ 600 लोगों पर पर्चे कर दिए। कहीं कोई छोटी मोटी बात होगी कि जी 4000 के खिलाफ कर दिया गया। तो ये सरकार टोटल हर मोर्चे पर फेल। और ये पंचायत इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? पंचायत इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे कि जब एक बार इनकी मीटिंग हुई मिनिस्टरों की, चीफ मिनिस्टर के साथ, उसमें विधायक भी शामिल थे, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जिला परिषद में और ब्लॉक समिति पर बीजेपी बड़ा सक्रिय रूप निभाएगी, हम लड़ाएंगे अपने आदमियों को। तो मंत्रियों ने कहा कि भी आप, और मुख्यमंत्री ने कहा भी मैं इस पर रिपोर्ट कार्ड भी लूँगा, जो एमएलए मंत्री बैठे हैं अगर उनके हलकों से जीत के नहीं आई तो आपका रिपोर्ट कार्ड ऊपर खराब जाएगा। उसमें मंत्रियों ने, जो एमएलए है, उन्होंने ये कहा कि जी हम गांव में जा ही नहीं सकते, अगर हम जाएंगे वोट मांगने के लिए तो लोग हमारे जूते मारेंगे और हम जा ही नहीं सकते। फिर इन्होंने एक प्रपोजल चला के इस टाइप में सिस्टम से भी इसको एक झंझट डाल दो ताकि लोग कोर्टों में घूमते रहेंगे और इसको आगे से आगे चलाते रहेंगे। अभी इलेक्शन नहीं कराएंगे, पंचायत इलेक्शन। और रही आप पूछ रहे थे इलाहाबाद का इलेक्शन, ऐसी कौन सी आफत है? आप बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में आप इलेक्शन करा सकते हो, तो फतेहाबाद में, इसमें इलाहाबाद में क्या चक्कर है? करा दो आप उपचुनाव। तो 6 जब सीट खाली होने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने जरूरी है, नहीं करवा रहे। तो इनमें बहुत कमजोरियां हैं। जैसे साक्षरता मिशन दीवारों पर, भाजपा जजपा की सरकार सिर्फ अखबारों तक सीमित है, ग्राउंड पर कहीं नहीं है। ये लोग सुनने में आ रहा है जी आप भी फतेहाबाद से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना था। नहीं, मेरा कोई वो एजेंडा नहीं है, मैं आता ज़रूर हूँ, वो तो पार्टी का काम होता है, पार्टी देखे किसको टिकट दे ना दे, मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप प्रत्याशी हो। नहीं, पार्टी मैं आपको टिकट देगी। ना, मैंने कभी दावा ही नहीं किया। अब जाते हैं, अब जैसे मैं रतिया भी गया था, टोहाना भी जाता हूँ, मेरे डबाड़ी में जाता हूँ, काणावाड़ी में जाता हूँ, तो वहाँ भी कहते हैं जी कहाँ से लड़ोगे? तो वो तो पार्टी किसको टिकट दे ना दे, किसी और को दे तो हम तो उसके लिए भी प्रचार करेंगे। पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पेपर लीक की मैं एक की बताऊं, कितने बताऊं? 7 साल के दौरान 28 पेपर हुए थे टोटल, 28 के 28 लीक हुए। 28 पेपर लीक होना, आदमी एक झटके से दूसरे में, तीसरे में तो आदमी बिल्कुल सीख जाता है। आप पुराना इतिहास, HCS के पेपर लीक हुए, और ये आपके पुलिस में SI लगाने थे, सब इंस्पेक्टर, उनके लीक हुए, पुलिस वाले लीक हुए। टोटल 28 पेपर, 28 बार ही इन्होंने पेपर के लिए लोगों को इनवाइट किया और उसी में पेपर लीक कर दिए। अब जितने कैंडिडेट गए थे उनका क्या कसूर? उन्होंने 2 महीने 4 महीने पहले किसी ने फिजिकली तैयारी करी है पुलिस में, किसी ने रिटर्न की तैयारी करी है, किसी ने अपना कोई लेक्चरार के, कोई बड़े प्रिंसिपल के वहाँ उन्होंने वो गए होंगे, तो उनका टाइम तो ख़राब कर दिया। वो बेचारा, कोई भी आदमी जब भर्ती होने के लिए जाता है, जहाँ भर्ती है, तो वो अपने साथ एक हेल्पर भी, परिवार का मेंबर भी लेके जाता है। तो लगा लो आप कितने लाख लोग वो कैंडिडेट थे, वो फार्म के पैसे, फार्म तो वो 10 रुपये का होता है, लिया पता नहीं उन्होंने 100 रुपये। तो ये भी स्कैंडल है, ये चोर है सारे, ठग, ये हर चीज़ में कमीशन रखते हैं। अब तो सिर्फ ये जो शनिवार को फेरी देने वाले नहीं होते हैं, वो तेल लेके घूमते हैं, इसमें और अड्डा रोडी में रही है, बाकी और कहीं भी नहीं है। आपका मेले देख लो, आपका मेले यहाँ फतेहाबाद का मेले, मैं तो सारे फतेहाबाद में
सारे घूम रहा हूँ, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ की, और मैं मेरे एरिया में घूम रहा हूँ। ये 1.5 साल से गायब है, कहीं जाता ही नहीं है। और ये तो क्या कहता है, अब जैसे सांप होता है ना, वो सुनता कम है, वो कंपन से और अपनी जीभ से ना शिकार को देखता है। तो ये वो आदमी है, पहले तो था कांग्रेस में, कांग्रेस से आया अजका से आ गया बीजेपी में। अब बीजेपी भी अब कहता है बीजेपी की हवा खराब है, आगे कहता है इसको वोट नहीं मिलने, पैसा इसके पास लूट का बहुत है, इसने कब्जे के शेयर और किए ही क्या है। अब ये कहता है कि मैं पैसे के दम पर कांग्रेस की टिकट लूँगा। तो मेरी तो यहाँ की पब्लिक से यही प्रार्थना भी ऐसे दल बदरू लोग अगर विधानसभा में गए तो फतेहाबाद का भी बेड़ा गर्क, सुनने वालों का भी बेड़ा गर्क, और जो इस पॉलिटिक्स में देख रहे हैं या कर रहे हैं सबके लिए एक दुर्भाग्य है। ये तो नायलॉन की जुराब है, हर पैर में फिट आ जाता है। तो ये एक बेभरोसे के लोग हैं। अब टोहाना में चले जाओ आप, टोहाना की हालत है, एक एसडीओ के पास फ़ोन आता है बराड़े का, वहीं वो बबली का फ़ोन आ जाता है, और वहीं वो एक कोई निशान सिंह है उसका फ़ोन हो जाता है। लास्ट में तीनों के फ़ोन आने के बाद में एसडीओ के पास जाता है बेचारा, कोई आदमी जी हमारा मीटर लगवाना है जी, क्या तीनों का फ़ोन तो आगे, बोले फैसला तो मैंने करना है, चौथा मैं रह गया। बोले जी कैसे, बोले भाई 5,000 रुपये रख दिया और अभी लाइनमैन को कह के तेरे तार जोड़ दूँगा। ये हालत है, क्या भ्रष्टाचार खत्म है ये? भाई सारा सिस्टम का ही बेड़ा गर्क हो रहा है। ये एक आदमी काम के लिए जाता है, वो तीनों चारों के पास चला जाए, वो फ़ोन कर देंगे, काम उनके फ़ोन में वजन ही नहीं है, उनका तो हवाई फ़ोन है। उसके बाद में जो कराने वाला आदमी काम है, उसका काम फिर लास्ट में पैसे से होता है। भविष्य में अगर आपकी पार्टी हरियाणा में स्थापित हुई तो आपके जो मुख्य काम होंगे वो क्या होंगे? सबसे मुख्य काम क्या होगा? सबसे मुख्य काम बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये, और मैनिफेस्टो जो पार्टी का है, लोग पार्टियां तो करती है मौके पर मैनिफेस्टो 10 दिन रहते हैं। INL का मैनिफेस्टो तो देवीलाल जी का जो जन्मदिन मनाएंगे उस दौरान मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा, वो उस टाइम होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को है, हमारी सोच है भाई शिक्षा स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और जो देवीलाल जी का तो नारा था, सस्ती बिजली सस्ती खाद वृद्धा पेंशन मुफ्त इलाज, तो ये पार्टी चौधरी देवीलाल जी की बनाई हुई है। चौटाला साहब ने संघर्ष करके इस पार्टी को बहुत खड़ा किया, तो मैनिफेस्टो अच्छा भविष्य, आने वाला भविष्य इन्होंने को ही है। देखो मुझे उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव तो बिजनेस में भी आते हैं, परिवारों में भी आते हैं, खेती में भी आ जाते हैं। अब मंदा चल रहा है तो दुकानदारों की भी मंदा, नाई का ही मंदा हो जाता है। तो पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं। हमारा तो दुर्भाग्य ये समझ लो, हमारी किस्ती कहाँ डूब रही जहाँ पानी नहीं था। हमें तो घर के लोगों ने कई बार चली जाती है, वो ही ले गए थे ना, वो बैठे हुए थे लोग थे, वो ही ले गए, उन्होंने उसमें सुराख कर दिया, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अब मैं, आप पत्रकार साथी बैठे हो, तो कल सुबह मैं बढ़िया चश्मा धो के, अलग तो अखबार तो मैं देखूंगा, अभी खबर तो लगेगी। अब ना लगाए तो वो पत्रकार की है। हमने तो उनको क्या नहीं दिया, चौटाला साहब ने 25 साल की उम्र में उसको टिकट दी, MP बनवा दिया। हमारी भाभी जी वो माडा वाली से MLA बन गई, और इससे ज़्यादा क्या देख सकते। एक वो छोटे वाला है, उसको INSO का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो और आप वो ले क्या रहे थे? इस पार्टी को तोड़ने के पीछे पहले तो कांग्रेस के हाथों में खेले, और बीजेपी का है ही सिस्टम कि क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करो।
तो हम ये मान रहे हैं कि वो जो लोग गए हैं असली आधार उन्हीं के पास था, वो ही लेंगे सारा। नहीं, वो भगाने में ज़्यादा कामयाब रहे। मौके का उन्होंने धोखा किया पार्टी के साथ, और वो लोगों को चौधरी देवीलाल जी की फ़ोटो लगा के और वो उसको ज़्यादा फ्राई करके उस नाम को। आप छूट गए। नहीं, हमारी बात को लोगों ने इसलिए नहीं माना कि भाई नहीं दुष्यंत है, तो उसने तो वो वोट तो बीजेपी के खिलाफ लिया, और बीजेपी को इनको कहते थे जमुना पार, अब की बार जमुना पार। और वो ही लोग उस बीजेपी की गोद में बैठ के, और वो ही किसानों के नाम से बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये काट की हंडी चढ़ जाती है कई बार, तो वो ये काट की हंडी चढ़ गई, ये उदाहरण है अपने सामने। तो वो उनकी काट की हंडी चढ़ा गए, अगले दोबारा तो नहीं चढ़ेगी ना अब। चौटाला साहब सीनियर लीडर से मिल रहे हैं अपोजिशन के, हाँ जी, तो वो क्या इन्विटेशन के लिए मिल रहे हैं या कोई थर्ड फ्रंट की बात चल रही है? देखो जी, वो चौटाला साहब के तो नेचर है कि भी उनसे सबसे संबंध है, वो मिल रहे हैं। कुछ नया तो चौटाला साहब ही गोल खिलाएंगे, वो ही बता सकते हैं ज़्यादा। मैं तो उनकी बात को मैं क्या बताऊं। अच्छा होगा जो वो मिल रहे हैं। कोई किसी का मिलन होता है तो दोनों तरफ से ही इच्छा होती है, तभी मिलते हैं लोग। आप उनके करीब हैं, कुछ आपको बताया उन्होंने कि कहाँ तक टिकट पक गई है? नहीं, अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा। सारी घोषणा तो चौटाला साहब ने करनी है 25 को वहाँ। जैसे ये बात नहीं होगा कि थर्ड फ्रंट बन जाए, उसमें IMLD का जिक्र ही ना हो। क्यों नहीं करे, इसका मतलब आ बैल मुझे मार, हम तैयारी करें हमारे को नाले, फिर हम वो क्यों के ऐसे खिचड़ी में शामिल हों। जो ममता बनर्जी वगैरह जो मीटिंग कर रहे थे, उसमें मुझे IMLD का कोई रिप्रेजेंटेटिव नजर नहीं आया। नहीं, वो तो कपिल सिब्बल के घर हुई थी मीटिंग, तो उसमें हुड्डा गया था, राहुल और सोनिया भी नहीं थे उसमें। हमारे ना हम जाना जाते वहाँ कपिल सिब्बल तो कांग्रेस ही है। कि अगर कांग्रेस होगी थर्ड फ्रंट में तो कांग्रेस कहाँ होगी जी, कांग्रेस तो टूट रही है। उसमें कपिल सिब्बल, गुलाब नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे हैं, और राहुल सोनिया वहाँ है ही नहीं। उनका कोई पदाधिकारी नहीं है पार्टी का कोई। वो लोग तो मेन तो राहुल सोनिया ने तय करना है। तो ये तो स्क्रिप्ट लिखी गई कांग्रेस की कि कांग्रेस ने दो फाड़ होना है। भगवा रंग बीजेपी का था, हुड्डे का गुलाबी था। उन्होंने केसरिया पहन लिया ना जम्मू में, और हुड्डा ने ये कहा था कि मैं आज जो कुछ हूँ गुलाब नबी आज़ाद की बदौलत हूँ, पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। और उन्होंने कहा G23 कांग्रेस है, G23। उनकी तो आपकी जूतम पेजार हो रही है कांग्रेस की तो। लेकिन इससे आपको गेन हो रहा है, कोई लोग ज्वाइन कर रहे हैं फिर आप? हाँ बिल्कुल, कोई नाम बताएं कि बड़े लोग जो उन्होंने ज्वाइन किया? हमारे साथ मतदाता आ रहे हैं, और भी लीडर आएंगे। आप थोड़ा देखो, इंतज़ार करो, 25 को भी लोग शामिल होंगे, उसके बाद में भी शामिल होंगे। पब्लिक साथ होती है तो नेता आ जाते हैं। इस पार्टी का तो नाम ये है कि भी ये नेताओं पर कम, कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा भरोसा करती है। अपनी चौधरी देवीलाल जी की नर्सरी से तैयार हुए सारे पौधे आगे लगे हैं, जितने भी है। बाई बर्थ तो INLD के लोग हैं। हाँ, मैं मेरे बचपन से सुनता आया हूँ, इमरजेंसी लगी, बोले अब ये 57 मेंबर पंचायत नहीं बनेंगे। उसके बाद में बन गए 77 में। 77 के बाद में सरकार टूट गई, बोले अब तो ये आएंगे ही नहीं। उसके बाद में फिर 87 में आ गए। फिर उसके बाद में 90-91 बाद में सरकार चली गई, बोले अब तो इनका मतलब ही नहीं है। फिर 99 में आ गए। ये तो राजनीति में उतार चढ़ाव ये चलता रहता है। ये बीजेपी कभी 2 सीटें लेने वाली थी ना, 2 ही आई थी बीजेपी को। मैं खुद इस चीज़ में मैंने देखा है कि जो साहब जो जाते थे, बोले इनके 2 है, 2 से 300 के करीब चले गए ये। क्या आज हम फतेहाबाद की भावी INLD कैंडिडेट से बात कर रहे हैं? नहीं, तो किससे कर रहे हैं? मैं
आईएनएलडी पार्टी का एक साधारण वर्कर हूँ और मैं उस परिवार से हूँ, इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। और परिवार की वजह से आप कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसमें फिर एक परिवार वाला कोई बात नहीं होगी? क्यों बताओ, कौन सा परिवार है जो पॉलिटिक्स में नहीं है? बताओ आप। भी परिवार के सदस्य रह चुके हैं, वो घर वापसी कर सकते हैं। कौन? शंकर बाबू। नहीं, वो पहले माफ़ी मांगी चौटाला साहब से, फिर उसके बाद की बात है ना। परिवार की मैं बताऊं, आप कोई परिवार देख लो, ये नहीं है कि पैराशूट से आए हम भी मेहनत करते हैं जी, लोगों में जाते हैं। हमारा भी एक लोगों में वो है कि हम हर जगह जाते हैं, लोग मान सम्मान करते हैं। हर गांव में 10-10, 15-15 घरों को हम बाई नेम जानते हैं। जी का मतलब ये सिंपल ये है कि सक्रियता बढ़ गई आपकी इस एरिया के अंदर। नहीं, सक्रियता क्या, मैं इतने सक्रिय डवाड़ी में हूँ, इतने कालावाड़ी में हूँ, इतने ही आपके यहाँ फतेहाबाद रहता हूँ, और मैं तो रतिया भी जाऊँगा, टोहाना। पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? नहीं, अभी मैं कुछ इस पे खुल के नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि भी टिकट का फैसला चौटाला साहब ने करना है, वो जिसको देंगे। आपकी इच्छा है? नहीं, आदमी की तो इच्छा तो मेरी प्रधानमंत्री की है, पूरी करवा दो आप। करवाएंगे आप पहले? मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, मटीरियल तो हूँ ना, एक मटीरियल तो हूँ, सारा मटीरियल तो हूँ। बताना चाहोगे ना, सीढ़ी चढ़ना चाहते, छत पे जाना चाहते हो, सीढ़ी चढ़ोगे नहीं चढ़ोगे? पहले मटीरियल तो है ना, इसको जोड़ेंगे, देखें क्या बनते हैं हालात, वो तो बाद की बातों में है। अब कोई सारी चीज़ यूँ कह दीजिए, आप मेरी तो इंटरव्यू ले रहे हो, आप कौन से पेज पे छापोगे? वो तो एडिटर ने करना है ना आगे काम। तो हमारा भी सिस्टम है कि हमारा फैसला चौटाला साहब ने करना है, किसको लड़ाते हैं, किसको नहीं लड़ाएंगे। एडिटर ने तो बाद में करेंगे, ये दिक्कत बोले हमें भेजेंगे। नहीं, वो एडिटिंग तो बाद में देखेगा। नहीं, एडिटर लाइनें तो काट देगा ना, कौन कौन सी काटनी है। तो इसी तरीके से है, मैं कोई टिकट वाला करूँ उसमें वो काट दे।